Good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. Okay, so in previous class we have already discussing about the chapter 10 of your Indian economic development, that is development experience, comparative development experience of the India and its neighbor. So in the previous class we have already completed the growth indicators and the sectoral contribution, in which we have discussed the sectoral share of employment and GDP in the China, India as well as in the Pakistan, and we have also started and completed both human development indicators, that is HDI. So in which we have discussed about the life expectancy, mean year of schooling, GDP per capita, people below the poverty line, infant mortality rate, maternal mortality rate, access to improved sanitation, access to improve the water sources, undernourished population, and the adult literacy rate. Okay, in the last class we have already discussed all these topic. So in today's class we are going to start the next is liberty indicators. So let's start. Okay, in dealing with or making judgment on such questions, however, we should also note a problem while using the human development indicator given above with conviction. This occurs because these are all are extremely important indicators, but these are not sufficient. Okay, in dealing with और making judgment on such questions, ठीक है, अगर हम किसी क्वेश्चंस के साथ डील कर रहे हैं या कोई भी जजमेंट कर रहे हैं, वी शुड ऑल्सो नोट, हमको ये भी अपने माइंड में रखना चाहिए, द प्रॉब्लम वाइल यूजिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स गिव अबव विथ कन्विक्शन. ठीक है, हमें क्या करना है कि इन सारे को क्या है, जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, हम उन सारे इंडिकेटर्स के साथ क्या है, एक प्रॉब्लम और एक उसके सॉल्यूशंस को भी लेके चलना है. दिस ऑकर्स बिकॉज दीज ऑल आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स, क्योंकि ये सारे क्या हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं. जो भी हमने पूरे डिफरेंट इंडिकेटर्स को पढ़ा है. सो बट दीज आर नॉट सफिशिएंट, ये सारे क्या हैं, सफिशिएंट भी नहीं हैं. सो अलॉन्ग विद दीज वी ऑल्सो नीड दैट वॉट मे बी कॉल्ड लिबर्टी इंडिकेटर्स. ठीक है, इन सब के साथ हमें एक और इंडिकेटर्स की नीड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिबर्टी इंडिकेटर्स बोल रहे हैं. ओके, सो वन सच इंडिकेटर हैज़ एक्चुअली बीन एडेड एज अ मेजर टू एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन social and political decision making, but it has not been given any extra weight. ठीक है, अब हम क्या है, इन इंडिकेटर्स के साथ हमें ऐसे इंडिकेटर्स भी ऐड करने हैं जिसमें द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, मतलब जो भी नंबर ऑफ पर्सन है वो कितना डेमोक्रेटिक मीन्स कि कितने ज़्यादा लोगों के पास डेमोक्रेसी है, उसके साथ वो कितना डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पॉलिटिकल और सोशल डिसीज़न मेकिंग में वो कितना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि बस हम ग्रोथ की बात करें, बट जो भी उनके लिबर्टी की है, जब बात उनके पार्टिसिपेशन की है, तब हम उनको इग्नोर कर दे रहे हैं. तो उनके लिबर्टी को भी हमें क्या करना है, चेक करना है. तो द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, कि कितने एक्सटेंट तक वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इन दी सोशल एंड दी पॉलिटिकल डिसीज़न मेकिंग, कि जो भी सोशल और पॉलिटिकल डिसीज़न मेकिंग है वो उसमें कितना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं. बट इट हैज़ नॉट बीन गिवन एनी एक्स्ट्रा वेट, बट इन सारे को क्या है, कोई भी एक एक्स्ट्रा वेटेज एज वेल एज इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है. सो सम ऑब्वियस लिबर्टी इंडिकेटर्स लाइक मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू द राइट ऑफ सिटीजन. ठीक है, कुछ ऐसे लिबर्टी इंडिकेटर्स जैसे कि एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, कि जितने नंबर ऑफ पर्सन है उनको कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली है. जो भी एज अ, जैसे हम लोग इंडिया के एज अ मेंबर हैं, सिटीजन हैं, तो हमें कितनी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली है, हमारे जितनी भी राइट्स हैं, जैसे हमारे जो भी राइट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं. तो यहाँ जो किसी भी कंट्री के, इंडिया हो गया, चाइना, पाकिस्तान, तो उनके सारे जो भी जितने भी इन सिटीजन्स हैं उनको कितनी राइट्स प्रोवाइड है
और द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और जो भी जुडिशरी है, जो डिसीज़न मेकिंग जिसके पास पावर है, उसको कितनी इंडिपेंडेंसी दी गई है। मतलब वो क्या है, वो कितना इंडिपेंडेंट है। ऐसा तो नहीं कि जुडिशरी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, या उसका जो भी वो डिसीज़न ले रही है वो भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उनको क्या है, उनके प्रोटेक्शन, उनको भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड द रूल ऑफ लॉ। जो भी लॉ हैं, उनके जो भी रूल्स हैं, वो सब कितने प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं, और जो भी लॉ बने हैं, लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, तो ये सब क्या है, कितना इनको फॉलो किया जा रहा है, या जो भी सिटीजन्स को कितनी फ्रीडम इसमें दी जा रही है। तो ये सब को भी क्या है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम लोग इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, HDI इंडिकेटर्स हो गया, ह्यूमन डेवलप इंडिकेटर्स हो गया, या अदर इंडिकेटर्स हो गया, तो वी कांट इग्नोर दी राइट ऑफ द सिटीजन्स ऑल्सो, कि जो भी उनको राइट है लिबर्टी की, इक्वालिटी की, इक्विटी की, इस लॉ को, इस सारे राइट्स को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो विदाउट इंक्लूडिंग दीज, इन सारे को बिना इंक्लूड किए लिबर्टी इंडिकेटर्स में, जिसमें क्या है, फ्रीडम प्रोवाइड है, एंड गिविंग देम ओवरराइडिंग इम्पोर्टेंस इन द लिस्ट, ठीक है। और क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूमन डेवलप इंडेक्स may be said to be incomplete and usefulness limited. Okay, so giving them overriding importance in the list, कि without including this, कि अगर हम इन सारे indicators को क्या करते हैं, include नहीं करते हैं, या इनसे ज़्यादा जो भी indicators हैं उनको include नहीं करते हैं, और giving them overriding importance in the list, overriding importance means over मोस्ट इम्पॉर्टेंस, मतलब सुप्रीम लेवल पे हम क्या करें, मतलब टॉप ऑफ दी ऑल दी इंडिकेटर्स में हम इन्हें रखें, तो क्या होगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में बी सेड टू बी इनकम्प्लीट। कि अगर हम लिबर्टी इंडिकेटर्स को क्या है, सबसे अपनी मोस्ट प्रायोरिटी नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या है कि जो भी अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट का अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, HDI का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मे बी सेड टू इनकम्प्लीट। ये क्या है, इनकम्प्लीट है, एंड दी इट्स यूज़फुलनेस इज़ लिमिटेड। फिर इसका यूज़फुलनेस क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। अगर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को बस इसमें मेजर करें कि हमें वाटर सप्लाई मिल रही है कि नहीं, लिटरेसी रेट कितना है, एडल्ट लिटरेसी रेट कितना है, ये सारे बस हम इन्हीं सारे को क्या कर रहे हैं, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी, इन्हीं को ही क्या कर रहे हैं, बस मेजर कर रहे हैं, और हम इग्नोर ये कर दे रहे हैं कि हमारे पास कोई राइट ही नहीं है, कोई लिबर्टी की भी राइट नहीं है, कोई जुडिशरी की भी राइट नहीं है, कोई भी फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़ ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई फिर मतलब है ही नहीं, हमारा तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं ना, जब तक हमको ये सारी डिफरेंट राइट्स हमें अगर प्रोवाइड नहीं होती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इन सारी को क्या करना है, ये लिबर्टी इंडिकेटर्स को हमको ओवरराइडिंग करना है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज अच्छा सॉरी, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, हमने ये देख लिया कि हम 3 मेजर्स ले रहे थे, इसको दिस वन दैट इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ले रहे थे, ग्रोथ इंडिकेटर्स GDP और सेक्टर्स ले रहे थे, एंड HDI ले रहे थे। तो हमने ये तीनों कंप्लीट कर लिया, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स भी, ग्रोथ इंडिकेटर्स में जिसमें हम लोगों ने सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन देखा, एम्प्लॉयमेंट पे देखा, और GDP का कितना कंट्रीब्यूशन था, और HDI भी हम लोगों ने देख लिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट एज वेल एज वी हैव ऑल्सो डिस्कस दी लिबर्टी इंडिकेटर्स, जो भी क्या है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ दी नेबर्स, ठीक है। जो भी नेबर्स हैं उनकी क्या करना है कि डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ को देखना है कि वो कैसी स्ट्रैटेजीज़ को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। सो एवरी नेशन फॉलोज अ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी टू एडवांस इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हर एक कंट्री क्या करती है, हर नेशन फॉलो करता है कोई भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी टू एडवांस इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एडवांस करने के लिए कंट्रीज़ क्या करती हैं, कोई भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती हैं। These development strategy become a model for
लेसन एंड गाइडेंस टू अदर नेशन। ठीक है, अब यही जो भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ है वो किसी भी अदर कंट्री के लिए क्या हो जाता है, एक मॉडल बन जाता है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो उसी को ही फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, तो दीज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बिकम अ मॉडल फॉर द लेसन एंड गाइडेंस टू अदर नेशन, कि अदर नेशन के लिए ये जो भी डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल चाइना या इंडिया ने कोई क्या किया है, एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है। ठीक है, अगर वो क्या हो गया, उसमें प्लान हो गया, प्लान सक्सेसफुल हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, तो अदर नेशंस के लिए क्या हो जाएगा, एक मॉडल बन जाएगा कि वो क्या चाहेंगे, उसको फॉलो करना चाहेंगे, जैसे उनकी भी कंट्री का क्या हो, डेवलपमेंट हो एंड देयर डेवलपमेंट। सो इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज, it is necessary to have an understanding of their root of their successes and the failure। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है दूसरी कंट्री का देखना है, तो हमें क्या है, इट्स नेसेसरी टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, हमारे पास वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रूट ऑफ देयर सक्सेस, कि कहाँ से उनकी सक्सेस हो रही है और कहाँ से उनका फेलियर हो रहा है, मतलब वो पूरा रूट से हमें देखना है। ऐसा नहीं कि हम बस ओवरऑल देख ले कि सक्सेस कैसे हुआ और फेलियर, हमें पूरा ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पूरी स्टडी करनी पड़ेगी कि सक्सेस कैसे हुआ है, कैसे हम इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और उसका रीज़न क्या है फेलियर का। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपरली स्टडी करनी पड़ेगी। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड कंट्रास्ट द डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर स्ट्रैटेजीज़। अब क्या है कि ये भी नेसेसरी कि हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि उन सारे के बीच में जितनी भी कंट्रीज़ हमने लिया है, उनकी जो भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ है और उनका कंट्रास्ट क्या है, क्या चीज़ अगेंस्ट है, वो सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। एंड द डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर स्ट्रैटेजीज़, कि जो भी वो स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट किए हैं उसके क्या क्या फेजेस हैं, किस फेजेस से वो डेवलपमेंट हुआ है। सो दो कंट्रीज़ गो थ्रू देयर डेवलपमेंट फेजेस डिफरेंटली, क्योंकि हर एक कंट्री क्या है अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अलग अलग फेजेस से क्या होती हैं, बाईपास होती हैं, मतलब पास होती हैं, क्योंकि सबकी स्ट्रैटेजीज़ कॉमन नहीं होती हैं, तो डिफरेंट उसके स्टेजेस होते हैं जो हर एक कंट्री क्या करती है, फॉलो करती है। सो लेट अस टेक द इनिशिएशन ऑफ द रिफॉर्म एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब क्या करते हैं, हम एक इनिशिएशन करते हैं रिफॉर्म में एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, की एक रेफरेंस पे हम लोग जो भी रिफॉर्म हुआ इसका एक इनिशिएशन लेते हैं। रिफॉर्म पर इनिशिएटेड फर्स्ट इन चाइना, सबसे पहले क्या है, अगर इन तीनों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले जो भी रिफॉर्म कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, चाइना में। वो कब हुआ था, इट वॉज स्टार्टेड इन 1978 चाइना में। ठीक, पाकिस्तान में कब हुआ था, 1988 पाकिस्तान में। और इंडिया में कब हुआ था, 1991 इंडिया। ओके, ठीक है, ये क्या था, ये तीनों कंट्री का हम लोगों ने ये क्या ना, लेट अस टेक द इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म एज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कि रेफरेंस पे हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे इंडिया को क्या है, कोई भी उसने रिफॉर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना था तो उसने चाइना या पाकिस्तान में देखा कि यहाँ पे ये मॉडल क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, उनका डेवलपमेंट हुआ है, तो इंडिया क्या कर लेगी, इन लोगों को फॉलो कर लेगी। फिर कभी इंडिया में कोई चीज़ डेवलपमेंट हुआ तो और जो भी कंट्रीज़ हैं वो क्या कर लेंगी, इंडिया को फॉलो कर लेंगी। तो जो भी अगर किसी भी कंट्री में कोई भी सक्सेस हो रहा है उसको फॉलो करते हैं। अगर लोग देखते हैं कि इनके यहाँ ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है तो ये फेलियर हो गया, तो वो भी जानना चाहते हैं कि क्यों फेलियर हो गया, तो उसका हम क्या एक ऑप्शन करके वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है कि एक कंट्री या दूसरे कंट्री से कुछ लेसन्स लेती हैं कि हम कैसे अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज लेट अस एग्जामिन दी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ दीज कंट्री। इन सारी कंट्री की एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ को हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ इन चाइना, कि चाइना में कैसी स्ट्रैटेजीज़ है। सो चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्शन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म एज डिक्टेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, चाइना में कोई भी ऐसी कंपल्शन नहीं है
कि वो अपनी कंट्री में क्या करे, रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करे। जो कौन डिसाइड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कर रही है। आईएमएफ मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि जो भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक डिसाइड कर रही हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक डिसाइड कर दे रहे हैं वही वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बट चाइना में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की क्या करे, जो भी वो कह रहे हैं इंट्रोड्यूस करने को वो उसको फॉलो करे। इट वॉज स्लो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी विच फोर्स चाइना टू इनिशिएट रिफॉर्म। ठीक है, चाइना में शुरू में क्या था, जो ग्रोथ था वो बहुत स्लो था। वो ही क्या किया, फोर्स किया कि चाइना में क्या है, कोई एक रिफॉर्म आना चाहिए, कि रिफॉर्म से ही क्या होगा, वो डेवलपमेंट होगा। सो इन 1978 the new leadership in China was dissatisfied with the slow pace of growth। कि 1978 में जो न्यू लीडरशिप थी, जिसकी वहाँ पे गवर्नमेंट हुआ चाइना में, जो लीडर हुआ वो क्या था, वो डिससेटिस्फाइड था कि जो स्लो पेस में ग्रोथ हो रहा है, स्लो रेट में, स्पीड में जो ग्रोथ हो रहा है, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं था। दे फेल्ट दैट द माओइस्ट विजन ऑफ द economic development based on the decentralization, self-sufficiency, shunning of foreign technology, goods and capital, lacked modernization and had failed। तो ये मायोइस्ट, दे फेल्ट दैट, वो ये फेल किया कि जो भी मायोइस्ट का विजन था इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, जो किस पे बेस्ड था, डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड था, कि कोई भी चीज़ हमें सेंट्रलाइज नहीं करनी है, डिसेंट्रलाइज करनी है, मतलब स्कैटर्ड करनी है। और जो भी सेल्फ सफिशिएंसी थी और शनिंग ऑफ दी फॉरेन टेक्नोलॉजी, जो भी फॉरेन टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसको दूर कर देना, उसको यूज़ नहीं करना। गुड्स एंड कैपिटल और लैग्ड मॉडर्नाइजेशन एंड हैड फेल्ड, वो सारे क्या थे, वो सारे ही फेल हो गए। डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म, कलेक्टिवाइजेशन, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड अदर इनिशिएटिव, the per capita grain output in 1978 was the same as it was in the mid 1950। ठीक है, कि डिस्पाइट क्या था, लैंड रिफॉर्म वास्ट हुआ। आप हम लोग ने पढ़ा था ना कि कम्यून सिस्टम और ये सब के थ्रू, इंडिविजुअल सिस्टम के थ्रू क्या था कि लैंड रिफॉर्म हुआ, और क्या हुआ, कलेक्टिवाइजेशन हुआ। कलेक्टिव वे में हम क्या कर रहे थे, कल्टिवेशन कर रहे थे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का था, एंड अदर इनिशिएटिव जो यूज़ किए। द पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट इन 1978 वॉज द सेम इट वॉज इन द मिड ऑफ द 1950। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या था कि जो पर कैपिटा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था वो भी अभी भी 1950 तक जैसा ही था। 1978 में भी अभी भी जैसा प्रोडक्शन हो रहा था वो अभी भी 1950s की तरह ही था। विथ रिफॉर्म इज 1978 के रिफॉर्म में इट वॉज रियलाइज दैट द इंस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर in the areas of education and health, land reform, long distance of the decentralized planning, and the existence of the small enterprises had induced a positive progress in social and income indicators। ठीक है, जब 1978 में क्या हुआ, रिफॉर्म आया, तो ये रियलाइज़ किया गया कि द इंस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेब्लिश किए गए इन द एरिया ऑफ एजुकेशन में जो किए गए, हेल्थ में किए गए, लैंड रिफॉर्म में किया गया, जो लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, कि जो लॉन्ग पीरियड से डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग चल रही थी, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्मॉल इंटरप्राइजेस, जो भी स्मॉल इंटरप्राइजेस थे उनका एग्जिस्टेंस, सो हैड इंड्यूस्ड अ पॉजिटिव प्रोग्रेस इन सोशल एंड इनकम इंडिकेटर। वो क्या किया उसने, इट हैज़ इंड्यूस्ड द पॉजिटिव प्रोग्रेस, उसने क्या किया, पॉजिटिव प्रोग्रेस किया किसमें, सोशल एंड इनकम इंडिकेटर्स में। ठीक है, ये सारे जो रिफॉर्म में चेंजेस आए, एजुकेशन में, हेल्थ में, लैंड रिफॉर्म में, एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस, ये सारे क्या किए, एक पॉजिटिव प्रोग्रेस किए किसमें, सोशल एंड इनकम इंडिकेटर्स में। सो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिफॉर्म रिफॉर्म के इंट्रोडक्शन के पहले देयर हैड ऑलरेडी बीन मैसिव एक्सटेंशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन द रूरल एरियाज। ठीक है,
जब इंट्रोडक्शन हुआ रिफॉर्म का उसके पहले ही यहाँ पे देखा गया कि एक्सटेंशन हो गया था हेल्थ सर्विस में रूरल एरियाज़ में थ्रू द कम्यून सिस्टम के थ्रू देयर वाज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन्स। कि कम्यून सिस्टम जो आया था कि जो भी कल्टीवेशन क्या होता है जो कलेक्टिवली हो रहा था उसमें क्या था, देयर वाज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। जो भी फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, जो भी अनाज जो बोलते हैं फूड ग्रेन जो प्रोड्यूस हो रहे थे उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा था। जितने भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी कंट्री में चाइना में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली हो रहा था। एक्सपर्ट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट ईच रिफॉर्म मेजर वॉज दी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड एट द स्मॉल लेवल देन एक्सटेंडेड ऑन दी मैसिव स्केल। ठीक है, जो भी एक्सपर्ट थे उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इंट्रोड्यूस हुआ था रिफॉर्म वो पहले स्मॉल स्केल पे हुआ। ठीक है, इसी को एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं पायलट सर्वे। ठीक है, पायलट सर्वे बेसिकली क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ क्या है स्मॉल लेवल पे करते हैं, जब वो स्मॉल लेवल पे हम करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाता है फिर हम उसको ऑल ओवर द एरिया लार्ज एरिया में क्या कर देते हैं इम्प्लीमेंट कर देती हैं। फिर वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि उसको क्या था स्मॉल लेवल पे हमने क्या किया इम्प्लीमेंट किया एंड देन एक्सटेंडेड ऑन दिस मैसिव स्केल, उसको लार्ज एरिया में फिर एक्सटेंड कर दिया। So further, the experimentation under the decentralized government enabled to access the economic, political and social cost of the achievement or the failure। ठीक है, फर्दर बाद में क्या हुआ, जो एक्सपेरिमेंट हुआ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज कर दिया, वो क्या हुआ इनेबल हुआ कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉस्ट ऑफ द अचीवमेंट और द फेलियर, कि वो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जो भी कॉस्ट था उसको वो इनेबल कर सके, उस तक पहुंच सके जो भी अचीवमेंट हुआ और जो भी फेलियर होगा। ओके, सो वन एग्जांपल इज गिवन हियर। इन एग्रीकल्चर बाय हैंडिंग ओवर plots of land to individual for cultivation it brought prosperity to vast number of poor people। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर पहले क्या था कम्यून सिस्टम था, मतलब लोग कलेक्टिवली क्या कर रहे थे प्रोड्यूस कर रहे थे, बट बाद में क्या हुआ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इंडिविजुअली। तो ये क्या था एक प्रॉस्पेरिटी, एक वेलफेयर ला रहा था टू दी वास्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। जो पुअर पीपल थे उनमें भी एक वेलफेयर ला रहा था। इट क्रिएटेड द कंडीशन फॉर दी सब्सिक्वेंट फेनोमेनल ग्रोथ इन रूरल इंडस्ट्रीज। इससे क्या हुआ, जो भी इंडस्ट्रीज थी बेसिकली रूरल एरियाज़ में वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से क्या हुआ, रैपिडली क्या था, सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा था कि वहाँ पे भी ग्रोथ हो रहा था एंड बिल्डअप द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस फॉर द मोर रिफॉर्म। अब ये सब चीज़ें अगर स्मॉल लेवल पे जो भी सक्सेस हो रहा था तो ये क्या कर रहा था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा था कि वो लोग आगे क्या करें, फर्दर रिफॉर्म कर सके जो क्या हो। अगर देखिए हम कोई भी काम शुरू करते हैं वही फेलियर हो जाता है तो लोग आगे मोटिवेट नहीं हो पाते। तो इसीलिए अगर जो स्मॉल एरिया पे काम जो भी किया जा रहा था प्रोडक्शन या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो अगर क्या हो जा रहा था, ग्रोथ हो जा रहा था, डेवलपमेंट हो जा रहा था, तो उस कंडीशन पे क्या है कि फिर उसके बाद उसको उस ग्रोथ को वो एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया कि हम आगे क्या करें, रिफॉर्म को डेवलप कर सके और एक्सपैंड कर सके। ओके, सो इट इज़ योर दी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इन चाइना, की चाइना की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज क्या थी। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या थी, सो रिफॉर्म इनिशिएटेड इन द कंट्री इन 1988। ठीक है, जो भी रिफॉर्म स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में वो 1988 में था। लेड टू वर्सनिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर। फिर क्या हुआ, जो भी सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उसको वर्स्ट कर दिया। Compared to 1980s, the GDP growth rate and its sectoral constituent have fallen in 1990। ठीक है, वो एकदम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो भी थे वो उसको एकदम वर्स्ट कर दिया। ठीक है, अगर हम 1980s में कंपेयर करते हैं तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट था और सेक्टोरल जो भी कंट्रीब्यूशन था वो क्या था, फॉल कर गया 1990 में। सोचिए उनमें जो भी रिफॉर्म आया उसकी वजह से और सब कुछ फॉल करता चला गया। Though data on the international poverty line for the Pakistan is quite healthy। ठीक है, अगर हम डेटा देखते हैं इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन पे तो वो क्या था, वो कुछ ठीक था, पॉवर्टी इज़ ऑन द राइज, बट जो पॉवर्टी क्या था वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा था। सो द प्रपोर्शन ऑफ द पुअर रिड्यूस टू द 25% इन द 1980s।
जो प्रपोर्शन था पुअर का वो 25% रिड्यूस हुआ 1980s में फ्रॉम मोर देन 40% इन 1960, जिसमें क्या था 40% कहाँ था 1960s में था, बट इट स्टार्ट राइजिंग अगेन थी 1990s। देखिए वहाँ पे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद भी जो पॉवर्टी थी वो स्टार्ट हो गई राइजिंग। तो यही वो कह रहे हैं, दो डेटा ऑन द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन फॉर पाकिस्तान इज़ क्वाइट हेल्दी, कि इंटरनेशनल अगर पॉवर्टी लाइन पे हम देख रहे थे तो पाकिस्तान की क्या था, वो हेल्दी था, वो सही पोजीशन, और पॉवर्टी इज़ ऑन दी राइज, पॉवर्टी क्या हो रहा था, वो राइज कर रहा था, और जब पॉवर्टी लाइन पे देख रहे थे तो वहाँ पे सही था। तो ये सारी क्या कंडीशन थी कि 25% क्या था 1980s में था, और 1960 में 40% था, 80s तक तो वो डिक्लाइन किया, बट जैसे ही वहाँ पे क्या हुआ, रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ, तो फिर से क्या था, पॉवर्टी इंक्रीज करने लगी। द रीज़न फॉर द स्लो डाउन ऑफ द ग्रोथ एंड री एमर्जेंस ऑफ द पॉवर्टी आर, ठीक है, जो रीज़न था, जो हम लोग ने एक जब टेबल पढ़ा था ना सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, तो हम देख रहे थे कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से और जो भी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से क्या था, ये 4% का डिफरेंस आ गया था। तो यही सारे वो रीज़न है। सो द रीज़न फॉर द स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी आर नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ठीक है, कि जो भी एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो रहा था वो नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो रहा था, मतलब थ्रू इंस्टीट्यूशंस नहीं हो रहे थे कि कोई डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हों जहाँ पे एग्रीकल्चर के ग्रोथ की बात हो रही हो, फूड सप्लाई प्रॉपरली हो, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी हो, जहाँ पे प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे कोई भी प्रोवाइडेड नहीं थी। व्हेन देयर वाज अ गुड हार्वेस्ट, जब गुड्स जो हो रहे थे, हार्वेस्ट हो रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे थे, सो इकोनॉमी वॉज इन गुड कंडीशन, इकोनॉमी क्या थी, वो गुड कंडीशन पे थी। व्हेन इट वॉज नॉट, जब वो नहीं था, देन इकोनॉमिक इंडिकेटर शोड स्टैगफ्लेशन और द नेगेटिव ट्रेंड, जब उस कंडीशन पे नहीं था तो जो भी इकोनॉमिक कंडीशन इंडिकेटर्स थे वो क्या हो रहे थे, वो शो हुए स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि इट इज़ द कंडीशन ऑफ द इन्फ्लेशन, जिसमें क्या होता है कि जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है, एंड देन हायर अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, एंड दी स्टैगनेंट डिमांड, जो डिमांड होती है लोगों की वो कांस्टेंट हो जाती है, डिमांड लोगों की इंक्रीज़ नहीं होती है। अब इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस राइज हो गया, और लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, जब पैसा नहीं है तो लोगों की डिमांड भी कैसे इंक्रीज़ होगी। तो स्टैगफ्लेशन यही कंडीशन होती है जब इन्फ्लेशन होता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा होता है, और जो लोगों की डिमांड होती है वो स्टैगनेंट हो जाती है, मतलब कांस्टेंट हो जाती है। So India had to borrow from the India had to borrow from the IMF and World Bank to set right in balance of payment crisis, ठीक है। इंडिया का क्या था, इंडिया की हम लोग ने पढ़ा था, आपको याद होगा, जब भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था तो इंडिया ने क्या किया था, वर्ल्ड बैंक और IMF से उसने क्या लिया था, लोन लिया था। तो इंडिया हैड टू बोरो, इंडिया ने बोरो किया IMF एंड वर्ल्ड बैंक से, टू सेट राइट इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई थी कि आउटफ्लो बिकम्स दी मोर देन द इनफ्लो। सो इस कंडीशन पे क्या था कि हमारा क्या था, जो इम्पोर्ट क्या था, इम्पोर्ट हम बहुत ज़्यादा करने लगे थे, हमारा मनी बाहर जा रहा था, इम्पोर्ट बिकम दी देन दी एक्सपोर्ट। तो ये कंडीशन होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट होने का मतलब क्या है कि देयर शुड बी इम्पोर्ट क्या होना चाहिए, वो इम्पोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन है। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट जब एडवर्स सिचुएशन में होता है, क्राइसिस में होता है, विच मीन्स दी इम्पोर्ट इज मोर देन दी एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है देन दी एक्सपोर्ट। तो इस कंडीशन पे, इस क्राइसिस में क्या था, इंडिया ने क्या किया, बोरो किया। फॉरेन एक्सचेंज इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर एनी कंट्री, ठीक है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो भी फॉरेन करेंसी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है किसी भी कंट्री के, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ इट कैन बी अर्न, और ये भी इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हम इसको कैसे अर्न कर सकें। इफ़ अ कंट्री इज़ एबल टू बिल्ड अप इट्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, अगर कंट्री क्या है, एबल है कि वो फॉरेन एक्सचेंज को
अर्न कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा वो करेगी तो उसको फॉरेन करेंसी मिलेगी। बाय सस्टेनेबल एक्सपोर्ट, कि वो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगी कोई भी गुड्स का तो उसकी क्या है, मनी ज़्यादा होगी। सो इट नीड नॉट वरी। जो भी इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया था, अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। यही कंडीशन है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो ये क्राइसिस क्या हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा। So most foreign exchange earning came from the most foreign currency earning from came from the remittances from the Pakistani worker in Middle East and export of the highly volatile एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज आ रहे थे वो कहाँ आ रहे थे, रेमिटेंसेस फ्रॉम द पाकिस्तानी वर्कर्स। जो भी पाकिस्तान के वर्कर्स थे उनके जो भी रेमिटेंसेस, जो भी उनको इनकम सैलरी मिल रही थी वहाँ से आ रहे थे। वो कहाँ पे काम कर रहे थे, इन द मिडिल ईस्ट एंड द एक्सपोर्ट ऑफ हाईली वोलाटाइल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। और वो किस चीज़ का प्रोडक्ट, वो एक्सपोर्ट किस चीज़ का कर रहे थे, जो भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। सो देयर वाज इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन लोन ऑन द वन हैंड। एक और तो क्या हो रहा था कि जो डिपेंडेंसी थी फॉरेन लोन पे वो तो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोन क्या था, वो कंटिन्यूसली लिया जा रहा था। एंड राइजिंग डिफिकल्टी इन पेइंग बैक द लोन ऑन द अदर हैंड। एक और तो हम लोन कंटिन्यूसली लेते जा रहे थे, और ये पहली कंडीशन। दूसरी हमारे लिए प्रॉब्लम, दूसरी पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो गई थी कि वो कैसे, वो जो भी लोन ले रहा है वो कैसे उसको पे बैक करे। यही सेम कंडीशन हमारे इंडिया के साथ भी हो गई थी। ठीक है, सो हाउएवर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, हम लास्ट फ्यू ईयर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान हैज़ रिकवर्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बीन सस्टेनिंग। ठीक है, पाकिस्तान क्या है, वो रिकवर कर लिया है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को और सस्टेन कर रहा है। सो इन 2015-16 द एनुअल प्लान 2016 रिपोर्ट्स दैट, ठीक है, 15-16 में जो भी एनुअल प्लान बना था 16-17 का, उसमें ये रिपोर्ट थी दैट जीडीपी रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 4.7%। कि जो भी जीडीपी है वो कैसे रजिस्टर्ड है, 4.7% पे, हाईएस्ट व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस 8 ईयर। और हाईएस्ट है जब हम इसको लास्ट 8 ईयर से कंपेयर करते हैं। सो वाइल एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट फार फ्रॉम द सेटिस्फैक्ट्री लेवल। और जो भी एग्रीकल्चर का ग्रोथ लेवल देखते हैं वो बहुत ही दूर है किसी भी सेटिस्फैक्ट्री लेवल के। इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर ग्रू एट 6.8 एंड 5.7% रिस्पेक्टिवली। जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ था वो क्या था, 6.8 था, और सर्विस सेक्टर का 5.7 था। सो मैनी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो भी डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू हम मेजर करते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, सो ऑल्सो बिगिन टू शो स्टेबल एंड पॉजिटिव ट्रेंड। ठीक है, वो भी क्या कर रहे थे, जैसे हम लोग क्या ले सकते हैं, इन्फ्लेशन ले सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक में क्या हो गया इंडिकेटर्स, इन्फ्लेशन ले लिए, एम्प्लॉयमेंट ले लिए। तो ये सारे इंडिकेटर्स क्या शो कर रहे थे, ऑल्सो बिगिन टू शो स्टेबल एंड पॉजिटिव ट्रेंड। ये शो कर रहे थे कि स्टेबिलिटी और पॉजिटिव ट्रेंड है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर today's class as well as it is the end of this chapter, that is chapter 10, comparative development experience of the India and its neighbors. So from this we have also completed the your second book, Indian economic development. So in the next class we will go through the your macroeconomics. Okay, so from this we have also completed this chapter and your book also. Okay, so thank you so much. We will meet with the next topic of your macroeconomics. Okay, okay, thank you.